जो लास्ट टॉपिक है वो ये है कि जो आईपी के अंदर हमें कितने लेवल्स में हम अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकते हैं या कितने लेवल में हम समझ सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को। ठीक है। तो जो डिसिप्लिन है आईपी, जो जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है, उसको वो 4 लेवल्स में कई बार जो थिंकर्स हैं उसको कैटेगराइज करते हैं और 5 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो आपका है प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, दूसरा है ट्रेड स्ट्रक्चर, तीसरा है फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर, चौथा है आपका सिक्योरिटी स्ट्रक्चर और पांचवा जो है वो आपका नॉलेज स्ट्रक्चर है। ठीक है। वहीं लेबल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले पे है इंडिविजुअल लेवल, फिर दूसरे पे है स्टेट सोसाइटल लेवल, तीसरे पे है इंटरनेशनल लेवल और जो चौथे पे है वो है ग्लोबल लेवल। तो आज हम बेसिकली 4 लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे और साथ ही साथ हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, पर्सपेक्टिव की बात करेंगे। मगर उससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमने अभी तक करा क्या है। तो अभी तक का जो अंडरस्टैंडिंग रहा है हम सबका, तो हमने मेजरली हमने आईपीई को समझा है। आईपीई है क्या? ठीक है। उसके आईपीई को हमने सबसे पहले समझा। अगर हम ध्यान से देखा मोटा मोटी उसको, उसकी डेफिनेशन, उसका महत्व क्या है, क्या डिसिप्लिन है, क्या इसका आउटकम रहेगा। फिर उसके बाद हमने डायमेंशंस के बारे में बात करी। ठीक है। ये 3 डायमेंशन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोसाइटल। फिर उसके बाद हमने थिंकर पर्सपेक्टिव देखा कि जो थिंकर हैं, जो सुसेन स्टेंज हैं, उन्होंने किस तरीके से आईपीई को, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को किस तरीके से थियोराइज करा, कॉन्टेक्चुअलाइज करा, कॉन्सेप्चुअलाइज करा और कौन कौन से मेथड्स, टूल्स उन्होंने बताए कि हम इस तरीके से हम आईपीई को समझ सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहला सेंट्रल क्वेश्चन यही रखा कि हु बेनिफिट्स। फिर उन्होंने ये 4 पर्सपेक्टिव की बात करी कि इकोनॉमिक लिबरल, जो लिबरल पर्सपेक्टिव है, मार्केंटलिस्ट पर्सपेक्टिव है, स्ट्रक्चरिस्ट पर्सपेक्टिव है और कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव है। अब इनके बाद इन सभी 4 पर्सपेक्टिव में वैल्यूज क्या हैं, एक्टर क्या है और पॉलिसी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। और उनका जो मेजर क्या है कि वो ये रिलेशनशिप को समझना है। इन तीनों, ये जो चारों स्ट्रक्चर है, इसमें मार्केट, सोसाइटी और स्टेट का कैसे रिलेशन है। अब उससे आगे बढ़ते हुए जो हमारा जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि लास्ट है आज हमारा ये इसका, वो ये है कि हम कैसे अब जो 4 लेवल ऑफ एनालिसिस है, ठीक है, 4 लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है, 4 लेवल ऑफ एनालिसिस, जो कि आगे हम इससे बढ़ते हैं। ये जो सुसेन का जो है, यहाँ पे अगर हम लिखें तो 4 लेवल ऑफ एनालिसिस, ठीक है। और साथ ही क्या है, 5 स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो 4 लेवल ऑफ एनालिसिस। अब देखिए जो एनालिसिस का है ना, जो ये स्टार्टिंग करते हैं जो आईपी में, वो ये बोलते हैं कि देखिए केनेथ फॉल्स ने भी ना अपनी जो बुक है उनकी, मैन, द स्टेट एंड वॉर, उसमें भी ना 3 लेवल्स की बात करी है। ठीक है। मगर जो यहाँ पे जो आईपी के स्कॉलर्स हैं वो इन 3 कैटेगरी से उठकर एक ग्लोबल कैटेगरी भी ऐड करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि शुरुआत में जो कैनेथ वॉल्स हैं, उन्होंने स्ट्रक्चर्स की बात करी कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो कन्फ्लिक्ट के जो स्टेजेस है, उसको हम 3 कैटेगरीज में बता सकते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे, जो कि इंडिविजुअल के बिहेवियर और चॉइसेस को फोकस करता है। वहीं स्टेट और सोसाइटल लेवल पे वो फैक्टर्स को एग्जामिन करता है जो स्टेट्स के अंदर है, ठीक है, जो है जिससे कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। और तीसरा जो है, जो लास्ट लेवल है, वो है इंटर स्टेट लेवल, जो कि ये देखता है कि जो रिलेशनशिप है और जो इंटरकनेक्शन है जो स्टेट्स के बीच में, उन उन चीज़ों पे ध्यान देता है। मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं जो रिलेशन है एक स्टेट का दूसरे स्टेट से, उसके
उस रिलेशन के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो किस तरीके से नेगोशिएट हो रहा है, किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, उस पे फोकस करना है। तो ये तीन जो लेवल है, ये कैनेथ वॉल्स ने बताए थे, जो कि इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट के ऊपर थे। मगर यहाँ पे जो आईपीई का जो लेवल है वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम आईपीई को ना, हम जो जो थिंकर्स हैं वो ये बोलते हैं कि हम ना एक नया लेवल भी हम ऐड करना चाहते हैं, जो कि है ग्लोबल लेवल। अब जो ग्लोबल लेवल का आर्ग्यूमेंट है ना, वो ये है कि कई बार है ना कि ग्लोबल लेवल पे कोई चीज़ होती है और उसका इफेक्ट है ना, वो हमें नेशन स्टेट्स पे दिखता है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे दिखता है। तो कई बार जो चीज़ें हैं ना ग्लोबल लेवल पे डिफाइन हो रही है और उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे पड़ता है। तो ये चार कैटेगरीज है जो कि इस इस स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा है, और ये भी आपको बना के आना है जब आप आंसर करने जा रहे हो। और इसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आप ये डेविड एंड बालम लिख दीजिएगा, जो कि इनकी बुक ही है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, वहाँ से आपने लिया है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि ये जो 4 लेवल्स है जो कि बात करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें हो रही है, स्टेट लेवल पे किस तरीके से हो रही है, इंटर स्टेट लेवल पे, और जो फोर्थ जो नया डायमेंशन है वो है कि जो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हैं उससे कैसे जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझनी है। अब देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे थिंकर्स हैं, वो इन लेवल को आगे एक्सटेंड भी करते हैं, और कुछ लोग इन कैटेगरीज को नहीं भी मानते, मगर एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग में ये 4 कैटेगरीज में या 4 लेवल्स पे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है पूरे आईपीई की, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की। तो सबसे पहला जो लेवल है जो कि हम बात कर रहे हैं वो हम ग्लोबल लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो है हमारी सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे क्या है, ठीक है। तो जो ग्लोबल लेवल है ना वो एक तो सबसे बड़ा लेवल है, ठीक है। अगर हम अ, अगर हम सर्कल बना के समझें तो इस तरीके से, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से पूरा क्या हो गया, ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल यानी वैश्विक स्तर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए ये तो सबसे पहले बहुत बड़ा है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत व्यापक है, सबसे बड़ा है, ठीक है। दूसरा क्या है कि ये हमेशा उस चीज़ों पे फोकस करता है, उस आर्थिक गतिविधि जो टेक्नोलॉजिकल है या प्रौद्योगिकी है या जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो कि एक इंडिविजुअल स्टेट ग्रुप और इंडिविजुअल से ट्रांसीड करता हूँ, ठीक है। यानी व्यक्ति, राज्य, समूह और समूह वो लोग तो इन सब से ट्रांसीड करता हो, मतलब दूसरी तरफ होता हो या फिर इससे परे हो, ठीक है। वो क्या है, आपका ग्लोबल है। तो ये क्या है, इसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, यानी व्यक्ति, ठीक है, राज्य, समूह और लोग, ठीक है, या फिर ग्रुप्स कह सकते हो, ये भी है, ठीक है। तो इन सब से जो ट्रांसीड करता है वो हमारा ग्लोबल लेवल है, ठीक है। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ एनालिसिस क्या है, यहाँ पे ये समझना है। देखिए तो जो ग्लोबल जो इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हैं एंड अपॉर्चुनिटीज है, यानी जो वैश्विक स्तर पे जो आर्थिक बाधाएं हैं, ठीक है, और अवसर हैं, उनको समझना है, ठीक है। वैश्विक स्तर पे ये एक इंडिविजुअल नेशनल लेवल पे बात नहीं कर रहा, जो वैश्विक स्तर पे क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या बाधाएं कंस्ट्रेंट्स कौन कौन से, इन चीजों को समझना है, ठीक है। और ये देखना है कि जो इम्पैक्ट है, ग्लोबल मार्केट का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करता है, या फिर वो उसका जो इम्पैक्ट है वो नेशनल पॉलिटिक्स, या फिर कैसे उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे हो रहा है, यानी ग्लोबल मार्केट का जो ट्रेंड है उसके इम्पैक्ट को समझना, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उस चीज़ों को समझना, ठीक है। examine examines the impact of global market trends and technological advancement। अब देखो
इस चीज को देखो, इसमें एग्जांपल ये भी देख सकते हो कि जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब जैसे क्लाइमेट चेंज है, वो उसका जो इम्प्लीकेशन है, जो प्रभाव है, वो वैश्विक स्तर पे, ठीक है। तो इन सब चीजों को समझना, ठीक है, ग्लोबल लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए जो ग्लोबल लेवल का एनालिसिस है ना, वो वहाँ पे देखिए एक थिंकर है थॉमस फ्रीडमैन। अब ये वो बात कर रहे हैं कि देखिए ग्लोबलाइजेशन ने खुद प्रेशर करा है, ग्लोबलाइजेशन के प्रेशर की वजह से जो कंट्रीज हैं, जो देश हैं, जो राज्य हैं, वो क्या करें, लो इन्फ्लेशन मेंटेन करें। अब देखिए इन्फ्लेशन क्या है, मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, ठीक है। तो उसको बनाए रखें, उसको निम्नतर रखें, ठीक है। और क्या है, आपका जो आपके देश में क्या हो, स्ट्रांग प्राइवेट सेक्टर हो, ठीक है। जो प्राइवेट जो सेक्टर है वो बहुत मजबूत हो, फ्री ट्रेड हो, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज हो जिससे इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, ठीक है। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन को जो यहाँ पे है ना, जो थॉमस फ्रीडमैन है वो बोलता है कि ये गोल्डन स्ट्रेट जैकेट है, मतलब सब एक जैसा, एक एक तरीके से एक जैसा फिनोमिना, एक जैसी पॉलिसी, एक तरीके से एक जो सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर, उसको बढ़ावा देना, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, लो इन्फ्लेशन हो। और दूसरी तरफ ये जो टेक्नोलॉजिकल जितना भी इनोवेशन है, जो भी शिपिंग के अंदर है या फिर जो भी माल डिलीवर होता है, सब में ये क्या बात करते हैं, ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे हम क्या बात करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन की, एक जैसा हो, सब बराबर हो, ठीक है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगे और चीज़ें ज़्यादा स्तर पे हम उपलब्ध करा सके। और क्या हम ग्लोबल लेवल पे जो डायनेमिक्स है उनको देखते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्लाइमेट चेंज ने क्या करा है, जो डोमेस्टिक कंट्री है या जो स्पेसिफिक कंट्री है, उसको जो क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन में फोर्स करा है या फिर मदद करी है कि आप ये जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे उठकर एक नई क्लीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये जो लेवल हैं ये ग्लोबल डायनेमिक्स बताते हैं, या फिर ये जो एरिया है, इन सब एरियाज में ग्लोबल जो लेवल है वो फिट होता है, ठीक है। और इसकी बात करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि किस तरीके का स्ट्रक्चर की बात करता है, एक गोल्डन स्ट्रेट जैकेट की बात करता है, जो कि एक जैसा स्ट्रक्चर हो, लो इन्फ्लेशन हो, स्ट्रॉन्ग प्राइवेट सेक्टर हो, फ्री ट्रेड हो, ऐसी ऐसी पॉलिसीज हो जहाँ पे इन्वेस्टर अटैक हो। दूसरी तरफ ये जो जितने भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है इन शिपिंग, मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है कि जो कॉस्ट है, जो आउटसोर्सिंग है, वो सब चीज़ बराबर एक तरीके से हो, ठीक है। क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे सब चीज़ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है। दूसरा, ये जितने भी जो फैक्टर्स हैं ग्लोबल लेवल पे, वो क्या कर रहे हैं, जो देश हैं उनको क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं कि आप क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो। अब ये जो ग्लोबल लेवल का जितना भी एनालिसिस है, ये एक तरह से किसी एक कंट्री को नहीं है, बल्कि एक पूरे होल पूरे ग्लोबल स्तर पे बात करता है, और इस एक सिस्टमेटिक एंड यूनिवर्सल स्कोप की बात करता है कि ये जितने भी हैं ये किसी एक कंट्री स्पेसिफिक नहीं है, बल्कि ये सभी देशों को ये एक तरह से इफेक्ट करता है या प्रभावित करते हैं। अब देखिए जो हमने ग्लोबल लेवल पे जो बात करी थी, वो एक अलग तरीके की प्रॉब्लम की बात करी थी, अलग तरीके के हमने पॉलिसीज़ की बात करी थी कि जैसे स्टैंडर्डाइजेशन और भी तरीके की। तो अब मगर जब हम इंटर स्टेट लेवल पे आते हैं, ठीक है, ये जो सेकंड वाला लेवल है, इंटर स्टेट या इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो इस लेवल पे हम किस चीज़ की बात करते हैं, तो इसमें हम इंटरेक्शंस की बात करते हैं और पावर डायनेमिक्स की बात करते हैं। जो स्टेट्स जो हैं वो किस तरीके से ग्लोबल आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो हम स्टेट रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं, ठीक है। और ऐसे देश जो ग्लोबल आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं इस वाले लेवल पे। यानी दूसरे शब्दों में बात करें कि कैसे दो देशों के बीच में जो संबंध है आपसी, वो कैसे ग्लोबल आउटकम को इफेक्ट करते हैं या फिर ग्लोबल आउटकम को शेप करने।
तो इसमें हम क्या देखते हैं, जो एरिया ऑफ एनालिसिस है वो देखते हैं अलायंस एंड पावर ऑफ बैलेंस, ठीक है, कि किस तरीके से इंटर स्टेट लेवल पे किस तरीके से अलायंस बन रहे हैं, किस तरीके से जो स्टेट्स हैं वो कैसे बैलेंस ऑफ पावर को क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि किस तरीके से जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, वो किस तरीके से स्टेट्स के बीच में किस तरीके से उनकी एक्शंस और सिक्योरिटी को किस तरीके से चुनौती पहुंचाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो रोल ऑफ हेजेमन, यानी कोई डोमिनेंट पावर, ठीक है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। अब अगर हम अभी भी देखें तो जैसे जो डोमिनेंट पावर है वो किस तरीके से जो ग्लोबल पब्लिक गुड्स है वो किस तरीके से डिलीवर कर रही है, यानी देखो आप अभी अगर हम देखें तो एक हेजमन कंट्री कौन है, यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, या यूरोप की कुछ कंट्री है, या फिर जो जिनके पास वीटो पावर है वो एक तरह से हेजमन कंट्री है, और उसमें भी सबसे ऊपर एक तरह से यूएस को रख सकते हैं। तो वो यूएस किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे या ग्लोबल पब्लिक गुड्स किस तरीके से उपलब्ध करा रहा है, जैसे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो यूएस का जितना भी प्रोडक्ट है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, या फिर और भी जो एनर्जी सिक्योरिटी एनर्जी से रिलेटेड है, और सिक्योरिटी किस तरीके से प्रोवाइड करा रहा है, फ्री ट्रेड को किस तरीके से आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से वो करेंसी को किस तरीके से स्टेबल कर रहा है, या फिर करेंसी को लेकर क्या पॉलिसी है यू ग्लोबल लेवल पे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो नई जो कंट्रीज आ रही हैं उससे हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे चाइना है और भी है, तो ये क्या है, एक तरह से ग्लोबल लेवल पे या इंटर स्टेट लेवल पे कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। अब जैसे एक तरीके से आप खुद भी देखेंगे ध्यान से, अभी भी आज के टाइम पे भी यूएस एंड चाइना में एक तरह से ट्रेड वॉर भी चल रहा है अभी भी, ठीक है, टैरिफ को लेकर या फिर प्रोडक्ट्स को लेकर। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि रोल ऑफ हेजमन क्या है, इस इंटर स्टेट लेवल पे जो हेजमन कंट्री है वो किस तरीके से जो इंटर स्टेट के जो रिलेशन है उसको किस तरीके से प्रभावित करती है। उसके बाद जो लेवल ऑफ एनालिसिस है उसमें जो थर्ड है वो है इम्पैक्ट ऑफ वीक रेगुलेशन एंड टैक्स हेवन। तो देखो इसमें क्या है कि देखिए अगर ग्लोबल लेवल पे या इंटर स्टेट लेवल पे अगर कोई टैक्स से रिलेटेड रेगुलेशन नहीं है, या फिर बहुत सारे आप दिन भी देखे होंगे कि बहुत सारी कंपनियां का जो ओरिजिन है वो कोई आइसलैंड कंट्री होती है जहाँ पे टैक्स कम होते हैं। तो एक तरह से हम देखते हैं कि अगर कोई प्रॉपर इंटर स्टेट्स के बीच में या फिर ग्लोबल लेवल पे इंटर स्टेट्स के बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी रेगुलेशन नहीं है या फिर वीक है, तो एक रेस सी लग जाती है, ठीक है, कि जिसके अंदर क्या होता है कि हर कोई चाहता है कि नहीं मेरी कंट्री में ये कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है। और उससे होता क्या है, जैसे अगर मान लो कि कोई कंट्री अगर किसी देश में सेटल हो करने के लिए टैक्स मतलब जो स्टेट की पॉलिसी है कि टैक्स कम लगेगा, तो क्या होता है कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं ना वो कम हो जाते हैं, और दूसरी तरफ क्या होता है जो लेबर्स हैं उनको उनको भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश का ही एग्जांपल देखें, तो बांग्लादेश में क्या था कि चीप रेट पे जो क्लोथ्स हैं जो कि यूएस मार्केट के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पे जो लेबर्स हैं वो एक तरह से हरासिए पे आ गए थे या फिर मार्जिनलाइज हो गए थे, ठीक है। तो ये जो पॉलिसीज हैं रेगुलेशन को लेकर या जो वीक रेगुलेशन है और टैक्स हेवन्स हैं, ये भी कई बार इम्पेक्ट करते हैं इंटर स्टेट रिलेशंस को और ग्लोबल आउटकम को। और लास्ट में हम यही कह सकते हैं कि जो कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट है राज्यों के बीच में, वो एक तरह से किस तरीके से मेंटेन होते हैं अगर ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज स्टेबल हो, इंटरनेशनल नॉर्म्स स्टेबल हो, तब जाके ये जो कॉपरेशन एंड कन्फ्लिक्ट है इनको मजबूत करा जाता है, यानी कन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज करा जाए और कॉपरेशन को इनहेंस करा जाए। तो ये अफेक्ट होता है इन तीनों फैक्टर्स से। अब जो हमारा जो तीसरा जो लेवल है वो है स्टेट सोसाइटल लेवल, यानी ये रहा हमारा स्टेट एंड सोसाइटल लेवल।
तो स्टेट सोसाइटी लेवल पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा जो पूरा फोकस है, अब हमारा आ जाता है पूरा फोकस डोमेस्टिक लेवल पे। ठीक है, कि इंटरनल जो पॉलिटिकल है या सोशल है या इकोनॉमिक फैक्टर्स है, वो किस तरीके से स्टेट के बिहेवियर और आउटकम को शेप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब जो हमारा जो लेवल है, जो इससे पहले वाले में हम एक एक देश का दूसरे देश से हम समझ रहे थे, अब हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने ग्लोबल लेवल करा था, फिर हमने ये एक तरह से इंटर स्टेट लेवल कह सकते हैं। ठीक है, इंटर स्टेट लेवल। और जो तीसरा जो लेवल है वो हमारा क्या है, स्टेट एंड सोसाइटल लेवल। ठीक है, स्टेट एंड सोसाइटल लेवल, राज्य एंड सामाजिक या समाज स्तरीय। ठीक है, तो अब हम एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर किस तरीके से जो चीज़ें हैं, यानी जो शेप हो रही है, जो वहाँ इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है, वो किस तरीके से जो स्टेट है उसके बिहेव को शेप करती है या उसके आउटकम को शेप करती है। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ से देखो, इस तरीके से समझो कि जैसे भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे ग्लोबल आउटलुक को या फिर इंटर स्टेट रिलेशंस को प्रभावित करते हैं। तो जैसे अगर हम जब भी हम बांग्लादेश से रिलेशन की बात करेंगे या बांग्लादेश से किसी टर्म्स में नेगोशिएट करेंगे, तो हमें बंगाल की पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व करना होगा हमारी अपनी राजनीति के अंदर। जो बंगाल की आवाज़ है, जो वेस्ट बंगाल की आवाज़ है या जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको हमें ध्यान में रखते हुए हमें नेगोशिएट करना पड़ेगा बांग्लादेश से। दूसरी ओर अगर हमें श्रीलंका से बात करनी है या श्रीलंका से अपने संबंध बनाने, तो हमें जो तमिल डायस्पोरा है और जो तमिल लोग हैं, जो तमिलनाडु है, जो कि सबसे नज़दीक है, उनको हमें कॉन्फिडेंस में लेकर या फिर जो हमारे जो बेस्ट जो इंटरेस्ट है उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, तो हमारी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल सोशल है, इंटरनल इकोनॉमिक फैक्टर है, वो किस तरीके से एक स्टेट्स के बिहेवियर और आउटकम को शेप करते हो, तो ये वाला जो लेवल है वो इस लेवल में केवल और केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी घरेलू कारक। तो इसमें सबसे पहला जो एरिया ऑफ एनालिसिस है कि हमारे जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है और गवर्नमेंट किस टाइप की है, वो मैटर करता है। ठीक है, कि हमारी ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से डिसीजन लेती है और कौन सा सिस्टम हम गवर्नमेंट का कौन सा टाइप फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉलो करते हैं या प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉलो करेंगे तो पार्लियामेंट से हमें सारी चीज़ अप्रूव करा के पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में रख के तब जाके चीज़ें करनी पड़ती हैं। दूसरा है, और जो ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन है वो किस तरीके से, मतलब जो एग्जीक्यूटिव है, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो किस तरीके से डिसीजन को फॉर्म करती है। ठीक है, उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑफ लॉबिंग एंड इलेक्टोरल प्रेशर। तो मैंने वही बात करी कि जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो भी वो कई बार इम्पेक्ट करते हैं। जैसे मैंने बात करा कि वेस्ट बंगाल और जब इंडिया और बांग्लादेश की जब रिलेशंस की बात होगी तो कैसे जो वेस्ट बंगाल है वो कैसे लॉबिंग क्रिएट करता है, और कई बार हमें जो लोकतांत्रिक सरकार के अंदर हमें इलेक्टोरल यानी जो चुनावी है उसको भी ध्यान में रखते हुए सरकारें फैसला लेती है। अब देखिए, जो इसमें एग्जाम्पल ले रखा है ना, वो यूएस एग्रीकल्चर पॉलिसी है। सेम आप अगर एग्जाम्पल लेंगे कि जो किसी स्टेट के अंदर जो सोशल ग्रुप है वो कैसे पॉलिसीज़ को अपनी और या फिर अपने एक दबाव बनाते हैं कि उनका ज़्यादा हित पूरा हो। तो जैसे अभी भी इंडिया के अंदर जो फार्मर्स का मूवमेंट हुआ था या जो फार्मर्स का जो गुट है या ग्रुप है, उससे कैसे जो गवर्नमेंट है वो बार बार वार्तालाप करती रहती है किसी भी एग्रीकल्चर पॉलिसी पे। तो जो सोसाइटी के अंदर जो ग्रुप्स हैं या जो डोमेस्टिक ग्रुप्स हैं, वो भी जो स्टेट है उसके आउटकम को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं और शेप करते हैं। दूसरा देखिए, वही अगर इंडियन एग्जांपल यहाँ पे भी सेट करेंगे तो देखिए क्या होता है कि जो इकोनॉमी होती है ना, हाँ, अर्थव्यवस्था होती है किसी भी देश की, तो अर्थ जो इकोनॉमी है उसकी जो
स्टॉक मार्केट है या फिर जो ये जो इक्विटी मार्केट है, इसमें भी कई बार जो स्टेट होती है ना, वो इससे प्रभावित रहती है कि ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है वो गिरे नहीं, लगातार जो FII जो है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो आता रहे। तो इसका भी ध्यान रखते हुए, तो एक जो ये आंतरिक जो गुट है, कई बार ये भी स्टेट की पॉलिसी पे इम्पेक्ट करते हैं। तो फिर वही लास्ट में ये बताया कि कैसे जो इम्पैक्ट है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर का, वो कई बार ग्लोबल आउटकम पे बहुत प्रभाव डालता है। जो देश की राजनीति है या फिर जो उसके सामाजिक जो गुट के लोगों का जो प्रेशर है, या फिर जो दबाव समूह है उनके प्रेशर से भी कई बार जो स्टेट्स है उनकी पॉलिसी में बदलाव आता है, ट्रेड बिहेवियर बदलता है, क्राइसिस भी आता है, कई बार क्राइसिस को रिस्पॉन्स भी करा जाता है। तो ये सब जो डोमेस्टिक ग्रुप्स हैं वो कई बार स्टेट्स को प्रभावित करते हैं। अब जो चौथा जो विश्लेषण का स्तर है या जो इंडिविजुअल लेवल ऑफ एनालिसिस है, वो चौथा है। तो ये जो हमारा जो फोर्थ लेवल है, जो इंडिविजुअल लेवल है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हम इंटर स्टेट के अंदर आ गए थे कि जो इंटरनल स्फेयर है। अब एक और लेयर आता है जो कि आता है आपका इंडिविजुअल लेवल, यानी व्यक्ति। अब देखिए इस वाले जो लेवल के अंदर जो एनालिसिस है, जो मानते हैं जो थिंकर्स, वो ये बोलते हैं कि कैसे जो एक इंडिविजुअल है उसकी साइकोलॉजी, उसके गोल्स, उसके बिलीफ एंड आइडियोलॉजी कैसे मैटर करती है किसी भी डिसीजन या एक्शंस को लेने में। तो कई बार इसमें जो हम रखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स को रखते हैं कि कैसे उनकी जो साइकोलॉजी है, उनका जो बिलीफ सिस्टम है, या वो जिस आइडियोलॉजी से आ रहा है, तो कई बार जो आउटकम होता है स्टेट का वो उनके इनकी सोच पे आधारित होता है। तो व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर के विश्लेषण पे हम यही देखते हैं कि कैसे जो व्यक्ति है उसके क्या क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं, और वो कैसे हमारे जो ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसको किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहे हैं, या फिर जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसके अंदर कैसे वो अपना छाप छोड़ रहे हैं या प्रभावित कर रहे हैं, या उसके आउटकम को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। अब देखिए फिर इसी में यही बताया गया है कि देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइमेट चेंज का ही एक इशू लेके चलिए, तो यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे देखें तो सभी देशों के पास यही समस्या है। मगर जो रिस्पॉन्स है वो कई बार जो लीडर्स होते हैं उनके जो रिस्पॉन्स होते हैं वो अलग होते हैं किसी भी सिमिलर इवेंट को। तो कैसे, क्यों? क्योंकि उनकी जो उनकी साइकोलॉजी है, जो उनके गोल्स हैं, या जो बिलीफ सिस्टम है, या जो आइडियोलॉजी है या इंटरेस्ट है, वो कई बार यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और देखो जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये एलन ग्रीन पेन है। तो ये जो ये US के फेडरल बैंक के कुछ ऑफिसर थे। तो ये यही बता रहे हैं कि ये जो थे ये एन एन रैंड से प्रभावित थे, उनकी फिलॉसफी से प्रभावित थे। तो हम कई बार देखते हैं जैसे बहुत सारे लोग देखिए जो लीडर्स होते हैं वो किसी न किसी फिलॉसफी से या फिर किसी न किसी ट्रेडिशन से प्रभावित होते हैं, और वो उस प्रभाव प्रभावित दृष्टि से कई बार वो फैसले लेते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि उसने वो उसकी एजुकेशन क्या है, वो किस फिलॉसफी को आ रहा है, किस फिलॉसफी को फॉलो करता है, किस ट्रेडिशन से आ रहा है। तो ये हम पाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। तो यहाँ पे जो एलन एलन ग्रीन स्पैन का है, तो यहाँ पे आप कोई और एग्जांपल भी लिख सकते हैं। जैसे इंडिया में देख सकते हैं बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं, अलग अलग मतों को मानते हुए हैं। तो वही लीडर्स जो हैं, जो व्यक्तिगत स्तर पे है कि वो किस फिलॉसफी से, किस सिस्टम से ज़्यादा प्रभावित है, किस ट्रेडिशन से ज़्यादा प्रभावित है। और वहीं दूसरी ओर जो एग्जांपल है वो है ईरानियन या IS लीडरशिप वर्ल्ड व्यूज। तो वर्ल्ड व्यू, तो इसमें ये देखिए कि जो ये जो ग्रुप्स है, ये जो ईरानियन है या IS है, ये किससे, ये रिलीजियस आइडियोलॉजिकल बिलीफ से ये अपने जितने भी एक्शंस है उनको सेव करते हैं। तो यहाँ पे जो रिलीजन है या फिर जो
आइडियोलॉजिकल बिलीफ है वो ज़्यादा मैटर कर रहा है, और ये पर्टिकुलरली ये इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल एक और है, आप डोनाल्ड ट्रंप का ले सकते हैं कि जो जो डोनाल्ड ट्रंप की जो साइकोलॉजी है अपने अमेरिका को लेकर, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेका हो गया, या फिर जो और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी हो गई, तो ये सब हम देखते हैं कि जो लीडर का जो इंडिविजुअल बिहेवियर है, जो साइकोलॉजी है, वो कई बार स्टेट्स के आउटकम पे इम्पेक्ट करती है, और इवन ग्लोबल आउटकम को भी कई बार प्रभावित करती है। और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अमेरिका को ही देख लीजिए, वो एक हेजमन है राइट नाउ, ठीक है। तो उसके लीडर्स की जो बिलीफ सिस्टम है वो कई बार ग्लोबल आउटकम को बहुत ज़्यादा हद तक प्रभावित करती है। अब देखिए, ये जो जितने भी लेबल थे, ये जो 4 लेबल्स हैं, ये क्या करते हैं हमारे को, जो हमारा थॉट है उसको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे, और जो ग्लोबल प्रॉब्लम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसका सॉल्यूशन हमें, जो पॉसिबल सॉल्यूशन है वो बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, और हमने ये देखा कि हर लेवल पे कुछ अलग हो रहा है, और हर लेवल लिमिटेड है दूसरे लेवल से, ठीक है। और कई बार हमें पैराडॉक्स भी मिलता है लेवल्स के अंदर, और लगभग हमें किसी एक प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें हमारे पास बहुत सारे लेबल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम हर लेवल पे अलग अलग हो जाती है। तो वही है कि जो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, या फिर जो ये एक व्यापक और जटिल समझ के लिए हमें सभी स्तरों को देखने की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमने इतने सारे लेवल्स को देखा, और कई बार सेम प्रॉब्लम्स को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में हम जब देखते हैं तो हमारे पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, और हम सॉल्व एक अच्छा और एक पॉसिबल सॉल्यूशन दे सकते हैं। रिसर्च के लिए हमें इन जितने भी लेवल्स हैं उनका केयरफुल एग्जामिन करना होगा। जो भी हमारे रिसर्च क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए हमें लेवल्स के अंदर हमें अंडरस्टैंडिंग ढूंढना होगा, या सर्च करना होगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि कोई सिंगल लेवल जो है आपको वो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दिला पाता। आपको बहुत सारे लेवल्स की ज़रूरत पड़ती है अपने इंसाइट को मजबूत करने के लिए, या जो आपका जो सॉल्यूशन है उसको और अच्छा करने के लिए आपको सभी लेवल्स पे देखने की ज़रूरत है। अब उसके बाद हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम 5 स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले ही इमेज देखा था, जो 5 स्ट्रक्चर्स है, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं प्रोडक्शन स्ट्रक्चर को देखेंगे, दूसरे पे आप ट्रेड स्ट्रक्चर को देखेंगे, तीसरे पे आप फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर को देखेंगे, और चौथे पे आप सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, और पांचवे पे नॉलेज। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम इन स्ट्रक्चर्स में हम आईबीई को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये सुशेन स्ट्रेंज के द्वारा दिया गया है, और भी हो सकता है कि जो थिंकर हैं वो और भी कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, मगर जो सुशेन स्ट्रेंज का है उसके अकॉर्डिंग ये 5 स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये 5 स्ट्रक्चर्स, प्रोडक्शन, ट्रेड, फाइनेंस, सिक्योरिटी एंड नॉलेज। तो एक बार मोटा मोटी देख लीजिए, जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो किससे संबंधित है, कि कैसे जो वस्तु और सेवाओं का कैसे सृजन होता है, कैसे निर्माण होता है, या फिर कैसे क्रिएशन होता है। दूसरा जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है वो ये देखता है कि कैसे जो स्टेट एक्टर हैं और नॉन स्टेट एक्टर है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं कि कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, किस किस कंडीशन के अंदर कौन क्या प्रोड्यूस करेगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो पर्सपेक्टिव है, हम प्रोडक्शन स्फेयर में देखते हैं। सेकंड है आपका ट्रेड स्ट्रक्चर। ट्रेड स्ट्रक्चर्स में हम देखें तो ये बेसिकली बात करता है कि कौन से पैरामीटर्स पे ये जो एक्सचेंज है, जो वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन है, वो कौन से पैरामीटर किसके द्वारा होगा।
जो एक्टर्स के बीच में जो हम जैसे एक स्टेट दूसरे स्टेट से कोई चीज़ खरीद रहा है वो कौन से पैरामीटर, जैसे फॉर एग्जांपल जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो लार्जली किस पे, डॉलर पे होता है। तो ये सब चीज़ें को देखना, जो ट्रेड वाला स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को गवर्न करता है कि कैसे दो स्टेट्स के बीच में गुड्स एंड सर्विस का एक्सचेंज होता है। दूसरा, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से ट्रीटीज हैं, कौन कौन से नॉर्म्स हैं जो ट्रेड पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, या फिर जो फ्री ट्रेड है या प्रोटेक्शनिज्म है, इसको हम समझते हैं इस वाले स्ट्रक्चर में। और जो थर्ड है वो है फाइनेंस। जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो प्राइमरली कैसे कैपिटल फ्लो करेगा, कैसे मॉनेटरी सिस्टम इंटरनेशनल लेवल पे वर्क कर रहा है, उसको समझने पे या उसकी अंडरस्टैंडिंग पे ज़्यादा जोर देता है। इसके अंदर और जो इंस्टीट्यूशंस है बड़े लेवल पे, जैसे आईएमएफ हो गई और भी बड़े, वर्ल्ड बैंक हो गई, वो किस तरीके से जो एक्टर्स की करेंसी है उसको कैसे मैनेज करिए। अब जैसे मान लीजिए कि $1 82 रुपए के आसपास है, तो वो कैसे मैनेज हो रहा है, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस या किस तरीके से ये चीज़ें स्टेबलाइज होती है, ये फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इस पे वर्क करता है या इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें प्रोवाइड कराता है। फिर आता है जो चौथा है वो है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा। इसका जो फोकस होता है वो होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स, कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स। तो ये इसके अंदर सिक्योरिटी स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कौन कौन से मैकेनिज्म हैं जिससे हम जो आतंकवाद जैसी चुनौती है उसका कैसे सामना करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप सब पाएंगे कि जैसे यूएनओ है और भी जो इंस्टीट्यूशंस है जो डेडिकेटेड है इस सिक्योरिटी फिनोमिना के लिए या सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो उससे रिलेटेड जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है वो इससे रिलेटेड हमारी समझ को बढ़ाता है और हमें आगे लेके जाता है। और ये बताता है कि कैसे आईपीई के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में किस तरीके से सिक्योरिटी रेगुलेट होती है, किस तरीके से गवर्न होती है और कैसे लोगों को सिक्योरिटी मिलती है। फिर आता है हमारा नॉलेज स्ट्रक्चर। अब देखिए ये जो नॉलेज स्ट्रक्चर है ना, ये किस पे फोकस करता है कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना उसका कैसे कंट्रोल आदान प्रदान होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि जो पेटेंट है या फिर कोई चीज़ स्पेसिफिक है उसको कैसे जर्नलाइज करना है, किस तरीके से हम पेटेंट प्रोवाइड कराते हैं, वो रूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स रूल्स एंड नॉर्म्स अफेक्टिंग एसेस टू एजुकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड इनोवेशंस। तो ये जितने भी रूल्स हैं जो नया इनोवेशन है या कोई किसी का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, तो हम इसको कैसे रेगुलेट करेंगे, किस तरीके से ये मैनेज होती है आईपी के अंदर, ये वाला जो ये जितने भी इससे संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं हम इसके अंदर समझते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ ये नोट कर लीजिए, इंटरसेक्शन। देखिए इन पांचों स्ट्रक्चर्स में अगर कहीं एक पे प्रॉब्लम होती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो दूसरे पे डेफिनेटली आएगा और टेंशन को बढ़ाएगा, कन्फ्लिक्ट को बढ़ाएगा। फिर ये देखिए कि जो ट्रीटीज होती है, जो डायनेमिक्स रूल्स, यानी मतलब किसी देश के बीच में नॉलेज को लेकर ट्रीटी हुई है तो वो नॉलेज का आदान प्रदान एकदम फ्रीली होगा। तो इधर क्या है कि जो रूल्स है वो भी डायनेमिक है, मतलब चेंज होते रहते हैं। कि मान लीजिए किसी से ट्रीटी हो गया या अग्रीमेंट हो गया, किसी ने बार्गेन कर लिया, तो ये भी हम देखते हैं कि ये आईपी में इस तरीके का मैकेनिज्म भी वर्क करता है। डायनेमिक रूल का कोई फिक्स रूल नहीं है। और बड़े लेवल पे देखें तो देखिए आईपी के अंदर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता ही है। हर स्टेट और हर नॉन स्टेट एंटिटी यही चाहती है कि वो अपने आप को ज़्यादा फायदा पहुंचाए और ज़्यादा ज़्यादा तरीके से प्रभावित कर सके और अपने गोल्स हैं वो प्राप्त कर सके। और हम पूरे आईपी में, पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में हम ये भी देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, साथ ही साथ क्या है, पावर का टेंशन भी रहता है, पावर डायनेमिक। क्योंकि यहाँ पे देखिए हर कोई क्या चाहता है कि ये जो बड़ी ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी है उसमें अपने देश के इंस्टीट्यूशन, एंटिटीज, पॉपुलेशन को फायदा पहुंचाए। तो ये एक तरह से
टसल वॉर भी चल रही होती है पॉलिटिकल और इंटरनेशनल लेवल पे। अब हम बात करते हैं वन बाय वन स्ट्रक्चर की। देखिए जो प्रोडक्शन स्ट्रक्चर है उसका सेंट्रल क्वेश्चन एक तरह से सेंट्रल है कि ये पॉलिटिकल इकोनॉमी में, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है कि हु प्रोड्यूसेस व्हाट एंड व्हाट टर्म्स, अंडर व्हाट टर्म्स। तो इसमें क्या है कि कौन क्या क्या उत्पादन करता है और किन शर्तों पे उत्पादन करता है या किन शर्तों के तहत उत्पादन करता है। और इसका हम ये देखते हैं कि देखिए जब हम इंटर ग्लोबल ग्लोबल मार्केट में कोई चीज़ जनरेट करते हैं या फिर कोई चीज़ बेचते और खरीदते हैं, तो ये क्या होता है कि हमारे जो देश का जो रेवेन्यू है उसको इम्पैक्ट करेगा। अगर हम बेच रहे हैं तो बढ़ाएगा, अगर हम खरीद रहे हैं तो घटाएगा हमारा जो रिजर्व्स है, ठीक है। तो जो ग्लोबल लेवल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वेल्थ और पावर का, उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जो यूएस है वो हमेशा चाहता है कि नहीं उसकी एनर्जी खरीदी जाए, जो उसके पास जो पेट्रोलियम्स हैं, जो भी उसके पास एनर्जी है वो खरीदी जाए। तो ये जो प्रोडक्शन स्फेयर है ये भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि जो रीसेंट शिफ्ट्स आए हैं, यानी चेंजेस आए इंटरनेशनल लेवल पे, जो प्रोडक्शन लेवल पे चेंजेस आए हैं, और भी जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक स्टील, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, हाउस होल्ड अप्लायंसेस एंड क्लोथिंग हैज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स टू वेस्टर्न यूरोप। और मतलब थोड़ा सा भी अगर उत्पादन में इधर उधर होता है तो ये एक तरह से पूरे ग्लोबल लेवल पे एक तरह से वेल्थ और पावर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पावर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्शन रिलोकेटेड टू कंट्रीज सच एज मैक्सिको, चाइना, तुर्की, पोलैंड, वियतनाम एंड अदर्स। अब देखिए प्रोडक्शन भी जब रीलोकेट होता है तो भी इम्पैक्ट आता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब कोविड के टाइम पे बात चल रहा था कि नहीं जो चाइना से सारा जो कंट्री है वो और भी कंट्रीज में चले जाए क्योंकि चाइना ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता, तो ये एक तरह से ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड पावर को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए कि ये जितने भी स्फेयर हैं अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होते हैं तो ये पूरे जो इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स है वर्ल्ड वाइड उसको इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन बहुत सेंट्रल है पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। और ये इसी क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देता है कि कौन क्या उत्पादन कर रहा है, किस कंडीशन के अंदर उत्पादन कर रहा है। उसके बाद जो सेकंड स्ट्रक्चर है वो है आपका ट्रेड स्ट्रक्चर। ट्रेड स्ट्रक्चर के बारे में जो हमने बात करी थी कि ये गवर्न करता है कि जो हमारा वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल बॉर्डर पे वो किस तरीके से गवर्न हो रहा है या किस तरीके से नियंत्रित हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो इस पे ज़्यादा ये ध्यान देता है, ठीक है। इसको प्रभावित करने वाले, इसको इन्फ्लुएंस कौन कौन से करते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेड अग्रीमेंट्स है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारी कंट्रीज के साथ इंडिया ने भी बहुत सारे अग्रीमेंट, ट्रेड अग्रीमेंट कर रखे हैं, और भी बहुत सारे ट्रेड अग्रीमेंट्स हैं जो ये डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जो ट्रेड है दो देशों के बीच में कैसे गवर्न होगा। और इवन जो नेशनल रेगुलेशंस हैं वो भी कई बार इन्फ्लुएंस करते हैं कि ट्रेड का नेचर कैसा हुआ। मान लीजिए अगर कोई देश प्रोटेक्शनिज्म अपना रहा है यानी अपने ट्रेड को ज़्यादा महत्व दे रहा है और दूसरे के जो ट्रेड को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहा है या फिर उस पर ज़्यादा कर लगा दे रहा है, ड्यूटीज़ लगा दे रहा है, तो इससे भी कई बार इम्पैक्ट होता है नेशनल रेगुलेशंस से भी। जैसे कि भारत के कंटेक्स्ट में तो 1991 में आया था एलपीजी। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो 1980s में ग्लोबल लेवल पे एक ट्रेड लिबरलाइजेशन हुआ था, ठीक है। एक तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत सारे देशों में एक्सेलरेट हुई थी, जिसी उसी का इम्पैक्ट था 1991 में जो एलपीजी की पॉलिसी अपनाई। फिर हम देखते हैं कि जो प्रोटेक्शनिस्ट का प्रेशर्स है, हर देश में लगभग यूनियंस हैं, मैन्युफैक्चरर ग्रुप्स हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये बैरियर्स लगाते हैं अब जितने भी सामान है, वस्तु हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कई बार जो ट्रेड है वो रेगुलेट होता है, गवर्न होता है।
और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो जो बहुत सारे बैरियर्स लगा देती है कि उनकी उनके देश में अच्छी क्वालिटी का सामान आए, चीप क्वालिटी नहीं आए। और कई बार जो गोल होता है ना देशों का वो ये होता है कि हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को स्टेबल रखें, कि यहाँ वहाँ पे ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ना रहे, जॉब प्रोटेक्टेड रहे और प्रॉफिट बना रहे। ठीक है, तो कई बार इसलिए भी जो ट्रेड्स या प्रोटेक्शनिस्ट प्रेशर करते हैं स्टेट्स को कि ज़्यादा बाहर के सामान ना आए, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर बाहर का ज़्यादा सामान आएगा तो फिर यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। और जैसा कि हमने देखा है कि ये जो ट्रेड वाला एस्पेक्ट है इस पे लगभग लगातार डिबेट चल रही है, और जो इसके पक्षधर हैं वो ये और चाहते हैं कि नहीं और ट्रेड लिबरलाइजेशन होना चाहिए, स्टेट का एकदम कंट्रोल नहीं होना चाहिए। मगर ये ध्यान रखना है कि इसके जितना भी ये डिबेट चल रहा है ये ही फ्यूचर में जो ग्लोबलाइजेशन है उसको प्रभावित करेंगे, उसको रीशेप करेंगे, पूरे पॉलिटिकल इकोनॉमी को रिसीव करेंगी यही डिबेट्स। तो हर देश अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट को लेकर या डोमेस्टिक जॉब को लेकर बहुत कॉन्शियस है। तो इस पे लगातार डिबेट चल रही है कि कितना हम लिबरलाइजेशन करें, कितना नहीं, कितना प्रोटेक्शनिज्म है, कितना लिबरलाइजेशन है, इसको लेकर डिबेट है। अब जो ये जो तीसरा जो स्ट्रक्चर है आईपीई का जो सुसेन बताती हैं वो है द फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर। तो फाइनेंस एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर में है क्या, ये जो एक्सेस टू मनी है ये कैसे मैनेज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बिटवीन नेशंस या स्टेट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो मैनेज और डिस्ट्रीब्यूशन पे ये फोकस करता है ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, मैनेज टू एक्सेस मनी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बिटवीन स्टेट और नेशन। और देखिए इसका जो फंक्शन है इस स्ट्रक्चर के अंदर जो फंक्शन है वो ये है कि कैसे डिटरमाइन करा जाए कि किसको कितना पैसा मिलना चाहिए, किसके पास कितना धन पहुंचे और किन शर्तों पर पहुंचे। ठीक है, और क्या इसका फोकस एरिया है वो ये भी है कि कैसे फैसिलिटेट करा जाए इंटरनेशनल ट्रेड को, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ावा दिया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे किस तरीके से फैसिलिटेट करा जाए इंटरनेशनल ट्रेड को, इंटरनेशनल फाइनेंस को, किस तरीके से बॉन्ड्स होंगे, किस तरीके की फैक्ट्रीज होगी, कैसे एसेट मैनेज होगा। और देखते हैं हम जैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो हम किस तरीके से रूल्स होते हैं, किस तरीके के ऑब्लिगेशंस होते हैं, किस तरीके का फाइनेंशियल अग्रीमेंट होता है बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कि जैसे हम ही किसी से लोन ले रहे हैं, आईएमएफ से लोन ले रहे हैं या वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हैं, तो कौन से शर्तों पे लोन ले रहे हैं, किस तरीके का दायित्व हो हमारा, किस तरीके से हम उसका कैसे भुगतान करेंगे, रीपेमेंट कैसे करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हम ये फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर्स में देखते हैं जो कि ये मैनेज करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है कैपिटल के फ्लो को बिटवीन नेशन एंड स्टेट्स के बीच में या स्टेट्स के बीच में। यहाँ पर जो मनी है वो मीन्स के तौर पे ट्रीट करी जाती है, नॉट एंड्स। और जो स्टेट्स हैं स्टेट्स के ऊपर एक तरीके से ऑब्लिगेशन क्रिएट करा जाता है या फिर एक बांधा जाता है पैसे के माध्यम से राष्ट्र को कि हाँ एक तरह से रिलेशन स्टैब्लिश भी करा जाता है। आगे हम देखते हैं हॉट मनी मूवमेंट। देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ना ज़्यादातर दो लोग क्या करते हैं, हर कोई चाहता है कि जल्दी से फ़ायदा मिले और वो फ़ायदा तुरंत अपनी कंट्री लेके चला जाए। ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कॉपरेशन की ज़्यादा आशा नहीं रखता। तो ये वाला भी एक तरह से ये फिनोमिना भी हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो रैपिड कैपिटल शिफ्ट है कि जस्ट प्रॉफिट लेके चले जाना। ठीक है, और कई बार आइडियोलॉजिकल ओपोजिशन भी होता है।
among political leaders to strong international regulation of bank and corporations। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कई बार हम देखते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल रेगुलेशन नहीं है बैंक्स के बीच में या कॉपरेशन नहीं है, इसलिए क्या होता है कि ज़्यादा जल्दी हर कोई ये सोचता है कि नहीं, जस्ट कैपिटल को शिफ्ट कर लेते हैं अपने पास, दैट्स इट। और भी हम देखते हैं कि अगर देखिए कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई फाइनेंशियली लेवल पे कोई डी रेगुलेशन होता है या फिर कोई चीज़ें बदलाव होती है, तो कई बार ये फाइनेंशियल क्राइसिस लेके आ जाती है बहुत सारी कंट्रीज पे। ठीक है, जैसे मैक्सिको हो गया, पार्ट ऑफ एशिया हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, रशिया हो गया इन 1990। ठीक है, तो हम ये सब देख सकते हैं कि अगर कोई भी डी रेगुलेशन होता है, कोई भी शिफ्ट होता है इंटरनेशनल लेवल पे, जो मॉनेटरी स्ट्रक्चर है, जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, तो कई बार ये कॉज क्रिएट करता है कि उस देश में फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाता है। कई बार ये बोला जाता है कि कई बार ये जो फाइनेंशियल डीरेगुलेशन है ग्लोबल लेवल पे, यही कई बार बहुत सारे देशों पे तनाव पैदा कर देते हैं, कई बार पॉवर्टी क्रिएट करते हैं। लास्ट में एक स्कॉलर्स का पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारे स्कॉलर्स ने ये माना है कि जो अंडर रेगुलेटेड मार्केट है या जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो बहुत ज़्यादा अधिक मदद करते हैं ग्लोबल पॉलिटिकल या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को। ठीक है, जो अंडर रेगुलेटेड है, और जो अंडर रेगुलेटेड नहीं है वो कई बार डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में। ठीक है, तो रेगुलेटेड जो फाइनेंशियल मार्केट है वो एक तरह से स्टेबिलिटी लेके आते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए इंडिया की फाइनेंशियल और मॉनेटरी स्ट्रक्चर देखिए, तो क्या होता है कि चाहे गवर्नमेंट बदल जाए मगर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है उससे क्या होता है, ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता इकोनॉमी में, थोड़ा बहुत 19-20 होता है। मगर वही अमेरिका में भी यही है कि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिससे क्या होता है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टेबिलिटी ही देते हैं। अब जो चौथा जो स्ट्रक्चर है वो है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, यानी सुरक्षा का संरचना। अब देखिए यहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न है जो इंटरनेशनल लेवल पे, वो क्या है, हर देश क्या चाहता है, अपने अपने आप की सुरक्षा चाहता है, नेशन स्टेट्स एंड देयर पॉपुलेशन की सेफ्टी चाहता है। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर के कंपोनेंट को देखें तो जो एक्टर्स हैं, इंडिविजुअल स्टेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, इन सभी का क्या गोल है कि प्रोवाइड सेफ्टी फॉर ऑल पीपल ग्लोबली, कि हर किसी को सेफ्टी मिले। ठीक है, मगर अगर हम अभी के शुरुआती या फिर वर्तमान की चिंताओं को देखें तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का है कि बहुत सारे स्कॉलर्स कई बार संदेह में है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे या फिर जो वर्ल्ड लेवल पे क्या वो बहुत कोऑपरेटिव होंगे। और वहीं दूसरी ओर जो चाइना का जो इंक्रीजिंग मिलिट्री पावर है वो भी एक तरह से प्रॉब्लम का विषय है, क्योंकि साउथ चाइना सी में लगभग हमने देखा है कि बहुत अग्रेसिव है चाइना। तो ये सब जो सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हम इस फिनोमिना को डील करते हैं कि कैसे हम इंटरनेशनल लेवल पे या ग्लोबल लेवल पे कैसे हम सिक्योरिटी को लेके आए या सिक्योरिटी प्रोवाइड कराए, और इसके अंदर कौन कौन सी बाधा है अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे सिक्योरिटी इस्टेब्लिश करते हैं तो। और जो पांचवा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमारा नॉलेज स्ट्रक्चर है। अब ये देखिए जो नॉलेज है ना, एक क्रिटिकल सोर्स है वेल्थ और पावर का। ठीक है, मतलब अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास रिसर्च है, जिसके पास मतलब ज्ञान पे अगर किसी के पास कब्जा है तो वो एक तरह से रूल करेगा। ठीक है, तो ये क्रिटिकल सोर्स है वेल्थ एंड पावर का। ठीक है, और जो इसको अच्छे तरीके से भुना लिया, जिसने इसको अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भुना लिया या यूटिलाइज कर लिया, वो उसका एक तरह से हेजेमनी क्रिएट होगा। तो जैसे आज के टाइम पे भी देखोगे जो एआई को लेकर है कि नहीं,
इसके लिए इसके ऊपर यूएस का हेजेमन बना रहना चाहिए। वहीं चाइना भी इसके लिए बहुत रिसर्च कर रहा है, इस सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट कर रहा है। तो जो स्ट्रक्चर है नॉलेज का वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में बात करें। और अगर हम देखें नॉलेज और टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट की, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ आगे बढ़ेगी, आपका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा, ठीक है, और जितनी भी असमानताएं हैं वो कम होगी, ठीक है। तो एक तरह से नॉलेज इज पावर, वो बोला जाता है ना कि नॉलेज इज पावर, जिसके पास नॉलेज है वो पावरफुल है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में एक नॉलेज स्ट्रक्चर भी है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमें समझने को मिलती है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज किस तरीके से रेगुलेट होती है, ठीक है। देखिए, जब नॉलेज और टेक्नोलॉजी में बढ़ेगी तो ये सभी जो जितने भी स्फेयर्स हैं उन सब में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो इससे इसका जो इफेक्ट है वो सभी स्ट्रक्चर्स पे बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ता है। और अगर इसमें किसी तरीके का डेवलपमेंट होता है तो डेफिनेटली हम जो ग्लोबल पावर डायनेमिक्स है उसमें हम आगे आते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। और अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो जो की कंपोनेंट क्या हैं, अगर नॉलेज स्ट्रक्चर को हम देखें ध्यान से, तो बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होते हैं। जैसे बहुत सारे आपने जब इंडिया और चाइना के सॉरी इंडिया और यूएस के बारे में बात कर रहे थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, या फिर जब हम किसी से कोई जहाज खरीदते हैं या फिर एरोप्लेन खरीदते हैं या फिर लड़ाकू विमान खरीदते हैं, तो हम बात करते हैं कि नहीं टेक्नोलॉजी आप हमें ट्रांसफ़र करिए, ठीक है। तो ये जो नॉलेज स्ट्रक्चर है ये किसके द्वारा मेंटेन होता है, ये होता है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के द्वारा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के द्वारा, माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर। ये आप देखेंगे कि जो आपकी स्किल्ड वर्कर हैं कहीं वो माइग्रेट नहीं कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में ही देखो कि इंडिया का जो टॉप माइंड है वो बाहर चला जाता है, ठीक है। तो जो नॉलेज जो स्ट्रक्चर है या जो नॉलेज का जो डोमेन है वो भी आपका इंटरनेशनल लेवल पे आपके आउटकम को डिफाइन करता है या वो प्रभावित करता है। और आप सब देख रहे होंगे कि जैसे 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 टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जो कन्फ्लिक्ट है या फिर जो अब बोला जाता है कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो किस पे, वो टेक्नोलॉजी पे लड़ा जाएगा, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी का एक तरह से मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है। तो नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और इसको भी समझना बहुत जरूरी है आईपीई के अंदर, ठीक है। तो अभी तक हमने यही देखा कि ये जो आईपी का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार का है और हमें सभी स्ट्रक्चर्स की नॉलेज प्लस में हम कौन से लेवल पे हमारा जो एनालिसिस है ये हमें याद रखना है किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे हैं और आपका क्वेश्चन नॉलेज स्ट्रक्चर पे है तो आप यहाँ पे डील करेंगे, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे नॉलेज स्ट्रक्चर की डील करना चाहते हैं तो आप यहाँ डील करेंगे। तो ये आपका पोजीशन बताता है कि आप, और आपका क्वेश्चन बताता है कि आप कौन से लेवल के एनालिसिस को इंक्लूड कर रहे हैं और कौन से पर्सपेक्टिव को आप डील कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आप इसको देख सकते हैं, इससे समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं, ये आपके लेवल ऑफ एनालिसिस हैं, ठीक है, और ये आपकी पूरी आईपीई है, यानी एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लीजिए या ग्लोबल पॉलिटिकल इकोनॉमी कह लीजिए, ठीक है।